हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों। एनसीईआरटी सॉल्यूशन। पहले अध्याय में हम जो थ्योरी है, जो बेसिक थ्योरी है हमारी, वो पूरी कर चुके हैं और कुछ उदाहरण और एनसीईआरटी के हल उस थ्योरी में रहे। यहाँ पर हमारे पास एक, अभी चूंकि गॉस गाउस का नियम हम पढ़ चुके हैं, उस पर एक आवेश के वितरण, आयतन में आवेश का वितरण कैसे होता है, इस बात पर एक उदाहरण है एनसीईआरटी में। उदाहरण तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मेरे हिसाब से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में ये सवाल अब तक नहीं आया है। अगर मैं बोर्ड एग्ज़ाम की बात करूँ तो इस बोर्ड एग्ज़ाम में ये सवाल अब तक आया नहीं है। आ सकता है, ये बात सही है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि एनसीईआरटी में से जो सवाल पहले नहीं आए थे वो आ रहे हैं, तो सारे धीरे धीरे क्वेश्चन बोर्ड में आते जा रहे हैं। यह है उदाहरण नंबर 13, यानी इस अध्याय का बिल्कुल आखिरी उदाहरण है। पेज नंबर 40 पर यह है उदाहरण नंबर 13। परमाणु के प्रारंभिक प्रतिरूप में यह माना गया था कि आवेश Ze का बिंदु आमाप एक धनात्मक नाभिक होता है जो त्रिज्या r तक एक समान घनत्व के ऋणावेश से घिरा हुआ है। परमाणु पूर्ण रूप से विद्युत उदासीन है। इस प्रतिरूप के लिए नाभिक से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना है। यानी यहाँ पर एक सोचने की बात यह है कि मैं, हो गया सवाल तो लिख देता हूँ मैं, ठीक है। क्या प्रश्न है मैं आपको समझा रहा हूँ। उदाहरण है एक 13, एनसीईआरटी। परमाणु को पहले प्रारंभिक मॉडल में परमाणु को एक गोला माना गया, एक गोलाकार माना गया, एक गोलाकार आकृति में परमाणु होता है। और उसमें यह भी माना गया कि जो उसका धनात्मक आवेश है वो उसके नाभिक पे है। यानी अगर परमाणु के पुराने मॉडल को बनाएं तो कुछ इस तरीके से ये ऐसे ये माना गया। अब इसके नाभिक पे, यहाँ केंद्र पे एक बिंदु पे इसका धनात्मक आवेश माना गया Ze पॉजिटिव। अब यहाँ समझ लेना होगा कि Ze पॉजिटिव क्यों माना गया। Z है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या कितनी है। E है एक प्रोटॉन पर आवेश। तो एक प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के ही बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश ऋणात्मक होता है यानी नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। तो परमाणु क्रमांक के बराबर उसमें प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन का आवेश नाभिक पर एक बिंदु पर मान दिया गया और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो इस पूरे में भरा हुआ माना गया। अब पूरे में आवेश भरा हुआ माना गया तो आवेश को कुछ इस तरीके से हम लोग, इलेक्ट्रॉन का जो बादल है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, उसको इस तरीके से हम लोग बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है पूरे में, और इसमें पूरा ये नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज है तो दिखा सकते हैं नेगेटिव चार्ज इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज का बादल है ऐसे ऐसे। और ये जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है जो फैला पड़ा है इस पूरे गोले के आयतन में, गोलाकार परमाणु में नाभिक के बाहर, ये माइनस में Ze है। यानी इसको भी लिखा तो Ze कैसा आवेश है, ये माइनस में Ze है, ठीक। अब यहाँ कह रहा है कि इसके केंद्र से r दूरी पर अंदर, बाहर नहीं अंदर, विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो मान लीजिए इसके केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु मान लेते हैं, यहाँ ये दूरी r मान लेते हैं और ये बिंदु P मान लेते हैं। तो इस P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ठीक। अब यहाँ पर गाउस का नियम अगर हम लगाएं, विद्युत फ्लक्स की हम बात करें कि बिंदु P से होकर जाने वाले एक गाउसीय पृष्ठ पर कितना विद्युत फ्लक्स आ रहा होगा, तो ये बिल्कुल सरल है समझना कि हमें देखना पड़ेगा कि इस पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है। ये जो पृष्ठ है इसके अंदर कुल कितना आवेश है, देखिए देखिए गाउसीय पृष्ठ, r त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ पर एक बिंदु P माना जाए यदि, तो लिख दिया जाए यदि r त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ पर एक बिंदु P माना जाए
तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई, कैसे लिखेंगे उसको? विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल को बंद कर दें और कितना आवेश है अंदर उसे लिखें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें, भाग कर दें उसको। यानी हमें देखना है कि इसके अंदर जिस गोले के पृष्ठ पर ये बिंदु P आ गया उसके अंदर कितना आवेश है, क्योंकि इस पृष्ठ पर जो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बनेगा वो सिर्फ उतने ही आवेश का बनेगा जितना इसके अंदर है, और उसी विद्युत फ्लक्स के कारण विद्युत क्षेत्र भी बनेगा। अगर गॉस के नियम की बात करें, हम इन्हें, ये है दरअसल अदिश गुणनफल, सदिश के रूप में लिखें ऐसे, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं। मान लीजिए क्षेत्रफल आप जानते हैं कि बाहर की तरफ, पृष्ठ के क्षेत्रफल केंद्र से बाहर की तरफ निकलते हैं, तो इस छोटे गोले का अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल देखूं मैं कितना होगा, तो कितना होगा 4πr², और विद्युत क्षेत्र को मान लूँ E, और यहाँ पे इस E की दिशा में ऐसे बना लूँ, धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश, क्योंकि अंदर जो आवेश है पूरा का पूरा वो धनात्मक है, बाहर जो आवेश है वो ऋणात्मक है, और पूरी तरह परमाणु उदासीन हो जाता है यहाँ पर आते आते। इसका मतलब यहाँ पर जो आवेश बचेगा वो थोड़ा सा धनात्मक आवेश बचेगा, जो भी बचेगा वो बाद की बात है। यहाँ प्लस है और ये फैला हुआ माइनस है। तो गोले के अंदर कुल आवेश मुझे देखना है, छोटे गोले के अंदर जिसकी त्रिज्या मैंने r मानी है। कैसे देखेंगे? अब देखिए कुल आवेश कैसे निकालेंगे। अब इसके अंदर अगर देखूँ मैं नाभिक पे कितना आवेश है, तो ये है ZE, और जो बाहर फैला हुआ ऋणात्मक आवेश है वो है -ZE/4/3πr³। ये जो r है ये गोले की पूरी त्रिज्या है, ऐसे। अब ये जो Z/4/3πr³ है, ये है कुल आवेश बटे कुल आयतन। कुल आवेश, ऋणात्मक आवेश कितना है वो, क्योंकि माइनस लगा दिया मैंने, ऋणात्मक आवेश के लिए मैंने माइनस लगा दिया इसमें, कितना है कितने आयतन में। अब दूसरा 4/3πr³, ये उस छोटे गोले का आयतन है, यानी कुल आवेश बटे कुल आयतन जो है ये हो गया। और कितने आयतन में चाहिए मुझे आवेश? इस आयतन में चाहिए। कैसा आवेश है? ऋणात्मक आवेश है, बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी इस सूत्र के, इस संबंध के अनुसार। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से मैं ये 4πr² नीचे ले जाऊँगा, और ये जो 4/3 है इसे यहाँ से काट दूँगा ऐसे, ठीक। अब देखो मेरे पास E का मान आ रहा है, ये आ रही है मेरे पास ZE, इसको मैंने कॉमन लिया, 1/r³/r³, और नीचे बन के आ रहा है 4πε0r²। देखिए ये मेरे पास विद्युत क्षेत्र आ रहा है ऐसे। ये विद्युत क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक काम कर रहा है? 0 से R से R तक ये काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इस R को केंद्र से और बाहर की तरफ लिया। केंद्र पे नाभिक है, वो कह रहा है वो तो बिंदु, केंद्र बिंदु जो है उस पर नाभिक है। तो देखा जाए तो अगर पूरे गोले के सरफेस पे मैं जाऊं और पूरा परमाणु अंदर कर दूं, मैं यहाँ पहुँच जाऊं मैं, तो कहता है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र 0 आ जाएगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र 0 आ जाएगा। क्योंकि ये जो पृष्ठ है, परमाणु के बाहर जाने पर क्या होता है कि कुल आवेश 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना आवेश नाभिक पर है धनात्मक उतना ही फैला है ऋणात्मक। तो बाहर से देखने पर परमाणु उदासीन है, यानी बाहर से अगर देखा जाए परमाणु को तो कैसा है? उदासीन है, ठीक। और बाहर के किसी बिंदु पर, मान लीजिए यहाँ देखूँ, बाहर के किसी बिंदु पर यहाँ विद्युत क्षेत्र देखूँ तो विद्युत क्षेत्र का मान 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इस बिंदु पर एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के इस आखिरी उदाहरण के बाद, ठीक, चल रहे हैं एक लंबी यात्रा पर। लंबी यात्रा यानी एनसीईआरटी का जो अभ्यास है उसको हल करेंगे, ठीक है। धैर्य और हिम्मत बनाए रखेंगे, क्योंकि बड़ा है। कितना बड़ा है देखो मैं बताता हूँ। कुल मिलाकर इसमें 33 या 34 सवाल हैं, 34 सवाल हैं कुल, ठीक है।
शुरू करेंगे, एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल करते जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल। ओके ओके उदाहरण एनसीईआरटी अब नहीं रहा, अब हो गया एनसीईआरटी अभ्यास। अभ्यास एनसीईआरटी। ओके ठीक, चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। एक एक, ये रहा पहला सवाल। ठीक, तो पहला सवाल आ गया है आपकी स्क्रीन पर। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रम से चार्ज है, आवेश है 2 10 की पावर -7 तथा इतने इतने, उनके बीच कितना बल है। ठीक, अब दो आवेश हैं हमारे पास। एक है आवेश 2 × 10 की घात -7, प्लस में, आवेश को कैसे मान लेते हैं, प्लस में। देखिए आवेश का निशान अगर नहीं बताया गया तो प्लस में मान लेते हैं उसको, आवेश का चिन्ह अगर नहीं बताया गया तो प्लस में मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरा आवेश है 3 10 की घात -7 कूलम, और इन दोनों के बीच की दूरी ये है 30 सेंटीमीटर। देखिए किताब की भाषा को महत्व देंगे। किताब में लिखा है वायु में एक दूसरे से इतनी दूरी पर रखे, तो ये दूरी कहाँ से है, बड़ी सोचने की बात है। ये दूरी कहाँ से है? देखिए ये दूरी होती है केंद्र से केंद्र तक की दूरी। कई बार हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है ये। ठीक, ये गलत हो जाएगा, ये यहाँ तक की दूरी नहीं है, ये गलत बात है। ये है केंद्र से केंद्र तक की दूरी, जो कि पार्टिकल मैकेनिक्स में या पार्टिकल फिजिक्स में, मतलब पार्टिकल से मतलब कण विज्ञान जिसे कहते हैं, उसमें क्या मान रहे हैं कि भाई पार्टिकल जो कण है वो छोटा है और उसका सारा द्रव्यमान उसके केंद्र पर है। अगर कोई बड़ा भी है, गोलाकार है, सिमिति है जिसमें उसका मास का, द्रव्यमान का जो फैलाव है वो एक तरीके से है, समान रूप से फैला हुआ है, तो उस केस में हम केंद्र पे मानते हैं। तो सामान्यतया हम केंद्र पर ही मानते हैं, केंद्र से ही दूरियां लेते हैं, ये बात पक्की हुई। तो बल की अगर बात करें तो देखिए ये होता है प्रतिकर्षण बल। धनात्मक मान लिया तो ये बल लगेगा इधर को, और इतना ही बल जो है वो इधर को भी लगेगा। दोनों बल विपरीत दिशा में होंगे, क्रिया प्रतिक्रिया बल जैसे होंगे। हमेशा ध्यान रखें, जितना बल इस पर है इतना ही बल इस पर है। कई बार ऐसा लगता है कि इस पे जो बल है वो 3 के हिसाब से है, इस पे बल है 2 कूलम के हिसाब से। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये बल क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में होता है। गुरुत्वाकर्षण का बल है, आवेश का बल है, चुंबकीय बल है, स्प्रिंग में बल है, ये सब क्रिया प्रतिक्रिया के हिसाब से होते हैं और एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक, चलिए तो बल का मान बस यहीं से निकाल देता हूं मैं, ये तो मुझे मिल गया प्रतिकर्षी। कैसा बल हो गया? प्रतिकर्षी बल हो गया ये। ठीक है, अब प्रतिकर्षण बल हो गया, इसका मान निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा इसका मान भाई? नियतांक लगाते हैं। 9 10 की घात 9, एक आवेश हो गया 2, एक हो गया 3, तो 2 × 3 10 की घात हो गई -14, और बीच की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेना है, ये गलती ना करें, ये गलती भी अक्सर होती है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना भूल जाते हैं। ठीक, तो बल आ गया न्यूटन में। ठीक, अब ये
ये मान कितना आएगा देखो, बताओ कितना आएगा ये मान, हल करके बताओ ज़रा जल्दी जल्दी। 10 की पावर 1 काट देता हूँ, 10 की पावर 2 पर लगा देता हूँ, 9 के साथ फिट कर देता हूँ, 9 गुना 6, ये आ गया देखो, ये वाली चीज़ हो गई 9 गुना 6, और 10 की पावर हो गया -14 और 9 -5, ठीक। और 10 की पावर 2 नीचे से आ रही है देखो, 10 की पावर 2 यहाँ से आ जाएगी, 2 ये जोड़ दिया, नीचे क्या बचा है 3 3 9, 9 हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो ये उत्तर आ गया 6 गुना 10 की घात -3 न्यूटन, पक्का, ठीक। उत्तर की जांच करके देखते हैं, उत्तर की जांच करके देखते हैं। हाँ सर, उत्तर की जांच कर लो सर, उत्तर ठीक होना चाहिए, उत्तर में कुछ गलती ना हो, है ना। आ गया प्रतिकर्षी, प्रतिकर्षी बना हुआ है 6 दशमलव है, प्रतिकर्षी बना हुआ है, और कर्षी पे जो यार ये मात्रा है ना, देखो ये मैंने जल्दी में लगा दी यार, ये मात्रा ये गड़बड़ है, ये प्रतिकर्षी ऐसे लिखा हुआ है यार, हिंदी में ना मेरी मात्राएं यार वाकई में मतलब कमज़ोर हैं, देखो ये आ गया प्रतिकर्षी, ओके ये हो गया। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, 0.04 माइक्रोकूलम के आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य किसी छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर इतना आवेश हो तो गोलों के बीच की दूरी क्या है। दोनों गोले जो है आवेशित हैं और दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा बताई है। Q1 बताया है 0.4 माइक्रोकूलम और Q2 बताया है 0.8 माइक्रोकूलम, ठीक। तो यहाँ पर ये माइक्रोकूलम जो है ना, इसको बदल लेना चाहिए, क्योंकि ये आंसर में पहुँच जाता है, बड़ा परेशानी पैदा कर देता है, फिर उत्तर मिलता नहीं है। फिर 10 की पावर -6 लगा लो पहले, 0.8 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, ये माइक्रो बदल गया देखो, ठीक। अब इन पर जो बल है इनके बीच में वो है 0.2 न्यूटन का बल है। तो बल जो है नियतांक 9, 10 की घात 9, दोनों आवेश लगाएंगे, 0.4 गुना 0.8 गुना में 10 की पावर -12 कर देंगे, दोनों देखो 10 की पावर -12, समझ में आ गया कैसे हुई। ये देखो 10 की पावर -6 और ये 10 की पावर -6, 12 हो गई पक्का। चलो 20 की दूरी कहता बता दो। ये जो बल है इसका मान है, इसका मान कितना बता रहा है बल का मान, बल को हटा के इसका मान लिख देता हूँ, ए लो, इस बल का मान है 0.2 न्यूटन, 0.2 ये आ गया, ठीक। अब छोटा छोटा करके फटाफट आर निकाल के बताओ, फटाफट आर निकाल के बताओ कितना आर बनेगा, देखो बताओ। चलिए r², अब देखो यहाँ से 0.2, ये कट गया 4 बार, ठीक। और r² आ गया इधर 9 गुना 10 की घात 8, ये जो दशमलव है यहाँ से लगा दी मैंने, एक पावर कम 10 बना दिया, इसको समझ रहे होंगे, इसको 8 कम कर दिया, 1 कम कर दिया। दूसरा 4 है, 4 है, 2 बार है, 4 है, 4 है, 10 की घात -12, ऐसे हो गया। सीधा वर्गमूल कर देता हूँ, स्क्वायर रूट, फिनिश। तो स्क्वायर रूट के लिए क्या करूँ, ये 2 यहाँ से हटा लूँ और इस पर वर्गमूल लगा दूँ, ये लग गया सर जी वर्गमूल, हाँ ठीक। हल कर दूँ, r 9 का वर्गमूल 3, 10 की घात 8 का वर्गमूल 10 की घात 4, पावर आधी हो जाती है,
4 4 का वर्गमूल 4, 10 की घात -6 इसका वर्गमूल। चलो भाई उत्तर आ गया 12 गुना 10 की घात -2, ये हो गया मीटर में। उत्तर बनाना चाहता हूँ सेंटीमीटर में, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ये रहा उत्तर। क्यों? क्योंकि मीटर को 100 से गुना कर दूंगा तो ये -2 हट जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा सेंटीमीटर में, 12 सेंटीमीटर। कैसे बल हैं? आकर्षण बल लिखता है, आकर्षण बल लिखता है, तो इसका मतलब विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। दूसरी बात इसने एक और पूछी है कि जो आवेश है एक पे इतना है दूसरे पे कितना है, तो आवेश वही होता है। सॉरी ना, बल जो पूछ रहा है इस पे उतना है तो उस पे कितना है, तो कहता है बल मैंने अभी बताया था कि प्रतिक्रिया बल हैं दोनों पर समान होते हैं। मान लीजिए ये Q1 है और ये Q2 है, इस बात को समझना ज़रूरी है। मान लीजिए आकर्षण बल की बात हुई तो दोनों पर ये समान होता है, विपरीत दिशा में होता है। यानी Q1 पर जो बल है 0.2 न्यूटन, वही बल Q2 पर भी है लेकिन विपरीत दिशा में है। दो आवेशों पर बल परिमाण में बराबर होते हैं और दिशाओं में विपरीत होते हैं, याद रखेंगे पक्का, ठीक। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि E² G MP विमाहीन हैं। भौतिक नियतांकों के अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? क्या बताता है भाई ये अनुपात? विद्युत बल और गुरुत्वीय बल की तुलना करने की बात हुई है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में विद्युत बल की तुलना हमें करनी है और बताना है कि ये जो बल है, ये जो आपस में इनका जो अनुपात है वो क्या बताता है। सिंपल सी बात है। तो चलिए देखते हैं, पहले लेते हैं विद्युत बल F इलेक्ट्रिक, किस किस के बीच में? K इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों पे आवेश समान होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे तो E² और बीच की दूरी R²। अब दोनों के बीच में गुरुत्वीय बल FG G ME MP R²। अब ये कहता है कि अगर इनमें इनका अनुपात निकालूं तो ये राशि जो है विमाहीन है। अब इन्हें दोनों को भाग कर दूं मैं, FE/FG, तो राशि क्या मिलती है? KE² GME/MP। तो बात समझ में आ गई कि भाई ये विमाहीन है, ठीक, विमाहीन है, ये देखो, ठीक। अब ये अनुपात ज्ञात करना है हमें कि ये अनुपात है कितना। ये विमाहीन क्यों हो गई? क्योंकि बल बटे बल खत्म, इकाई और मात्रक खत्म, न्यूटन बटे न्यूटन खत्म। तो क्या आया ये? देखो, इसको इससे भाग करूँगा तो यार तो कट ही जाएगा यार, सिंपल सी बात है। एक ही तो आर है। विमा की दृष्टि से देखा गया, दोनों को सेम दूरी पे रखा गया, गुरुत्वीय बल और विद्युत बल की तुलना की गई, है ना, हो गया काम। अब तुलना करें, बलों की तुलना, FE/FG। चलो रखते हैं वैल्यू, देखो इसकी वैल्यू रखते हैं K, क्या 1/4πε0। कितनी वैल्यू होती है सर? ये तो हमारे याद है, ये रही देखो। आवेश दोनों पे 1.6 10 की घात -19 का वर्ग। ओके। मास, द्रव्यमान, G का मान होता है 6.67 या 6 जो भी लगाना है, 6.67 लगा देते हैं, 7 लगा देते हैं। महत्व रखती है 10 की पावर -11, ये लगा दिया, ठीक है। 6 लगा दिया मैंने फिलहाल के लिए, वैसे 6.67 होता है, याद रखेंगे। और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम, और इसका होता है 1.67 10 की घात -27, ये भी
किलोग्राम। तो कुल मिला के देखा जाए तो घात को मुझे लेना है, मुझे घात को लेना है Fp/Fg, ये आ रही है लगभग 10 की पावर 40। चाहे हल करके देख लेना, बहुत बड़ा नंबर है 10 की घात 40। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो विद्युत बल है वो गुरुत्वीय बल का बहुत 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 बड़ा है। ठीक, यानी ये लिखा जा सकता है कि जो विद्युत बल है वो इतना बहुत 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 बड़ा है Fg से। ठीक, इसका करेंगे क्या, क्या जानकारी मिलेगी? कहता है परमाणु संरचनाओं में क्या काम करेंगे? परमाणु संरचनाओं में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल, विद्युत बल होते हैं। बस लिखने में तो बात इतनी है। अब ये बात जो मैंने लिखी है परमाणु संरचनाओं में, है ना, परमाणु संरचनाओं में, इसको समझ लो, इसका मतलब क्या है। कहता है परमाणु की संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं और परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जब हम बल निकालते हैं, कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो कितनी ऊर्जाओं का लेन देन करेगा, उन सारी बातों का आधार है विद्युत बल, क्योंकि विद्युत बल ही प्रभावी बल है। और वहाँ पर हम नगण्य मान लेते हैं कौन से बल को? गुरुत्वीय बल को। तो परमाणु संरचनाओं का आधार प्रकृति के बनने का, परमाणुओं के बनने का, परमाणुओं से चीज़ों के बनने का जो आधार है वो कौन सा बल माना गया? विद्युत बल, क्योंकि गुरुत्वीय बल बहुत कम होता है। बस इस बात से यही पता लगेगा, और इतनी बात हमें लिखनी भी है। अगर प्रश्न आ जाएगा तो बस यही लिख देना आप, ठीक, ये उत्तर बना देना आप, ठीक है। चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। प्रश्न नंबर 4, ठीक, क्या कह रहा है? ये कह रहा है किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत है। इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है? स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं, यानी इसे छोड़ सकते हैं। ठीक, हम इसे छोड़ सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन, ठीक, क्वांटीकरण, क्वांटीकृत है, क्वांटाइजेशन है, क्वांटमीकरण है, ठीक। चलिए अब सबसे बड़ी बात आता है कि क्वांटमीकरण या क्वांटीकृत क्या है। हम लिखेंगे चूंकि प्रकृति में कम से कम संभव आवेश इलेक्ट्रॉन का है, इसलिए
इसलिए देखो देखो, इसलिए की जगह मैंने क्या लिख दिया यार, इसलिए किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक, यानी जो Q है वो क्या होता है, n ही होता है, जहाँ n क्या है, पूर्णांक है। ठीक, ये तो हो गया भाई क्वांटीकृत क्या है, आवेश क्वांटीकृत क्यों है, क्योंकि प्रकृति में सबसे कम पाए जाने वाला आवेश अब तक जो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। हालांकि इलेक्ट्रॉन से कम आवेश रखने वाले कणों की भी बात हुई है, कल्पनाएं हुई हैं, उन्हें कहते हैं क्वार्क्स, कहीं नाम सुना होगा, होता है इस तरह का कुछ, लेकिन वो प्रायोगिक रूप से सत्यापित नहीं हो सका। अब बड़ी अवस्था में, बड़े पैमाने पर ठीक, n का मान बहुत अधिक हो जाता है। अतः इसमें हुए थोड़े परिवर्तन या छोटे परिवर्तन को महत्व नहीं दिया जाता। जैसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश Q = 6.03 10 की घात 023 भी लिख देते हैं, 23 × 10 1.6 10 की घात -19। ठीक, देखिए n का मान कितना अधिक है, Q = n में n का मान कितना अधिक है। कहता है जब मोल में, प्रकृति में जो गिनती होती है वो कैसे होती है, मोल में। तो जो कहता है जब मोल में आवेश निकलता है, 1 मोल 2 मोल किसी पदार्थ में आवेश निकलता है, तो फिर n के मान में थोड़ा बहुत परिवर्तन महत्व नहीं रखता। फिर हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं, इसकी उपेक्षा कर देते हैं, इसे अवॉइड कर देते हैं। ये कब महत्व रखता है, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या सीमित हो। यानी जैसे मान लीजिए सोडियम के परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए और सोडियम का आयन बने ऐसे, ठीक, 1 परमाणु की बात, 2 परमाणु की बात, 10 परमाणु की बात, कहता है चीज़ यहाँ पे मायने रखती है। छोटी संख्याओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो तो ये बात यहाँ पे मायने रखती है। देखना पड़ेगा कि आवेश कितना आया गया, कितना आवेश एक से दूसरी वस्तु को ट्रांसफ़र हुआ, परिवर्तन हुआ आवेश का, देखना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन बड़े मानों में उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक, कुल मिला के ये उत्तर है आपके सामने प्रश्न का। उत्तर नोट करें, ठीक, उत्तर की जांच करें। ठीक है, हाँ। अब देखिए इसका उत्तर क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं एक बार। 4थे नंबर का प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों के उत्तर होते नहीं हैं असल में, कोई आंकिक प्रश्न तो है नहीं है। देखिए है ही नहीं, 4थे नंबर का उत्तर ही नहीं है। मतलब आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, चलिए ठीक है, चलते हैं आगे।
अब आया प्रश्न नंबर 5। ये भी थ्योरेटिकल सवाल है, थ्योरी का सवाल है, कुछ आंकिक नहीं है, बताने की बात है। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। यानी अगर दो वस्तुओं के बीच में कोई भौतिक कार्य करने के बदले में आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है तो कहता है आवेश के संरक्षण के नियम पर ये बात कैसे, यानी इस पे आवेश संरक्षण का जो नियम है वो इस पे कैसे लागू होता है। देखिए होता क्या है कि जब आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है, ठीक क्या, यानी आवेश जो है संरक्षित है। हमें इस बात की पुष्टि करनी है, ठीक। दो वस्तुओं के बीच में आवेश का लेन देन, स्थानांतरण जब हम करते हैं तब आवेश की कुछ मात्रा विकिरण में बदल जाती है। देखिए बड़ी चमत्कारिक बात बताऊंगा आपको। विकिरण में बदल जाती है, लेकिन कुल आवेश संरक्षित ही रहता है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हम दो वस्तुओं को, वस्तु ए और ये है कोई वस्तु बी, इनको रगड़ते हैं। मान लीजिए इनको रगड़ते हैं, देखो लिख रहा हूँ साफ साफ मैं, तो क्या होगा, आवेश भड़कता है, आवेश में चिंगारी उत्पन्न होती है, ठीक। आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता आता है। इसके अलावा आवेश जो है भड़कता है और संरक्षण में कहता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर बनाते हैं दो फोटॉन। इसे क्या कहते हैं बच्चों, ये है फोटॉन, ठीक। तो फोटॉन की अवस्था में विकिरण में आवेश बदलता है। फिर ये फोटॉन या विकिरण जिस वस्तु पर भी गिरता है उस वस्तु में पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश की मात्रा बढ़ जाती है, यानी आवेश कुल मिला के संरक्षित ही रहता है। अब मान लीजिए धूप में हम खड़े हों, धूप में, तो हमें ये आवेश प्राप्त होते हैं क्योंकि धूप में क्या है, फोटॉन है। यानी इन दोनों आवेशों की, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का प्रकाश की चाल से चलना या अधिकतम चाल से चलना, इसी को हम कहते हैं विकिरण या प्रकाश। अगर ये दोनों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलते हैं तो इनके बीच में लगे हुए बल संतुलित हो जाते हैं। हम पढ़ेंगे इस बात को आगे, हमारे पास है एक विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक, उसका एक चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे। तो ये आवेश जिस वस्तु पे गिरता है, यानी ये प्रकाश या लाइट जिस वस्तु पे गिरती है उसके अंदर के आवेशों की मात्रा को बढ़ा देता है। कुल मिला के आवेश संरक्षित ही रहता है, ठीक। तो समझ में आ गई बात कि दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, उनको रगड़ने से कुछ मात्रा आवेश की विकिरण में बदल जाती है। वो विकिरण जिस वस्तु पर गिरता है उसमें भी आवेश की मात्रा को प्रभावित करता है, बढ़ा देता है। इसी प्रकार आवेश का परिवर्तन आवेश के संरक्षण से जुड़ी हुई घटना है, ठीक। तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 5 की।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं प्रश्न हल करने वाला अंकित है या थ्योरी है। थ्योरी के सवाल आ रहे हैं। नहीं यार, प्रश्न नंबर 6 तो बढ़िया सवाल है। प्रश्न नंबर 6, 4 बिंदु आवेश हैं, एक वर्ग पे रखे हैं, 2 बिंदु आवेश धनात्मक हैं, 2 बिंदु आवेश ऋणात्मक हैं। रख देते हैं ए बी सी डी, है ना। चलिए देखते हैं ए बी सी डी पे रख के देखते हैं इनको। क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी। ठीक, अब क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, है ना। देखो मान बताए हैं, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी। 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम। इस प्रकार से नाम बताए गए हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये आवेश कितना है, ये है 2 माइक्रोकूलम प्लस, ये भी 2 माइक्रोकूलम प्लस, और ये -5 माइक्रोकूलम, और ये -5 माइक्रोकूलम। ऐसे विकर्णों को मिलाया गया और केंद्र पर एक आवेश रखा गया। केंद्र पर रखा गया कोई आवेश, और ये आवेश है 1 माइक्रोकूलम। ठीक, यानी यहाँ पर एक आवेश रखा गया 1 माइक्रोकूलम। ठीक, इस पर लगने वाले बल बताइए, इस पर कितना बल लगेगा, ये बात बतानी है तुमको। ठीक, तो क्या करते हैं बल, अगर बल लगाने की बात करते हैं तो हम मान लेते हैं कि भाई ये जो केंद्र है ये O है, O। देखो इसको O मान लिया मैंने। ये आवेश कैसा है, प्लस का है। सर जी ये तो पॉजिटिव है, तो इसको क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव है, लो मान लिया पॉजिटिव। नेगेटिव दिया नहीं तो मैंने पॉजिटिव मान लिया। क्या करेगा ये, इसको कहता है ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, और ये बल होगा ए से ओ की तरफ। तो इसे लिख दिया एफ ए ओ, ये देखो। और ये बल यहाँ से जो बल लगेगा +2 वाले से, ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा दूसरी दिशा में, प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा। तो ये जो बल है ये लगेगा इस दिशा में। कहाँ से कहाँ तक, बी सी से ओ की तरफ, सी ओ, ये लो हो गया। अब अगर इन दोनों बलों पर विचार करें तो क्या हो रहा है जरा देखो एक बार। एफ ए ओ प्लस एफ सी ओ 0। क्यों, क्योंकि एफ ए ओ का परिमाण एफ सी ओ के परिमाण के बराबर है, और दिशा विपरीत है। दिशा कैसी है, विपरीत है। अब देखो, अगर दिशा विपरीत है, परिमाण बराबर हैं, तो कुल बल क्या बनेगा, कितना बनेगा, कुल बल 0 बन जाएगा। परिणामी बल 0 बन जाएगा, क्योंकि बल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो बात समझ में आ गई, इन दोनों का 0। आगे बढ़ते हैं। ये बल कैसा है, ये आवेश कैसा है, ऋणात्मक, और ये आवेश कैसा है, धनात्मक। तो इसको ये आकर्षित करेगा, किस दिशा में करेगा, O से D की तरफ। तो ये FOD हो गया, लिख लो जी भाई। अब ये वाला कैसा है आवेश, ये भी ऋणात्मक है सर, नेगेटिव है, ये भी इसको आकर्षित कर देगा सर, तो दिख ही रहा है सर। तो ये F, ये हो गया O से B की तरफ, OB। देखो अब इनको जोड़ के देखेंगे तो ये भी बराबर है, विपरीत है, ये भी कैंसिल कर देंगे, इसमें ये भी लिख देंगे। लो FOD है ना, प्लस FOB, और जोड़ के कर दिया 0। क्यों, क्योंकि FOD का परिमाण FOB के परिमाण के बराबर है, और दिशा विपरीत है। इसका मतलब है कि परिणामी बल 0 है। तो कितना आ गया, अब लिख देंगे सबके नाम, FAO प्लस FCO, FAO, FCO प्लस FOB,
प्लस FOD फाइनल कितना 0। तो ये 0 जो है ना, ये 0 ये क्या है? गुरु जी यही तो आंसर है, यही तो उत्तर है, क्या टेंशन है, यही आंसर है, हो गया काम। समझ में आ गया कि समान परिमाण में समान और विपरीत दिशा में विपरीत बल बन रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो दूरियां हैं, देखिए ये जो दूरी है ये है कर्ण की आधी लंबाई, ओके, वर्ग है, और ये भी कर्ण की आधी लंबाई। तो दूरियां जो है, ये भी दूरी, ये भी दूरी, ये भी दूरी, ये भी दूरी, सब बराबर है। और जो आवेश यहाँ बनेगा 2 और 1 के बीच में, इन आवेशों के बीच में जो बल बनेगा वो, और 1 और 2 के बीच में वो भी बराबर है। यानी आवेश जो ले रहे हैं, बल लगा है जिनमें, वो भी एक दूसरे के, उनका गुणनफल भी बराबर है और दूरी भी बराबर है। और दिशा प्रतिकर्षित या आकर्षित करने की वजह से दिशाएं विपरीत हो रही हैं, तो परिणामी बल शून्य। अब हमारा ये वीडियो पहुंच चुका है लगभग 40 मिनट पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।